ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, है ना, 25 से लेकर के 28 तक जो आर्टिकल थे उसको हमने कवर कर लिया था। उसमें क्या था कि राइट ऑफ फ्रीडम, किसके लिए? रिलीजन के लिए, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये कंसेप्ट जो भी था, चाहे वो आर्टिकल अगर 25 की बात करूं तो हमें पर्सनल लेवल पर रिलीजियस फ्रीडम देता है, 26 ग्रुप लेवल पे रिलीजियस फ्रीडम देता है, 27 कहता है कि रिलीजियस इनकम पर टैक्स नहीं रहेगा, मतलब टैक्स फ्री है। और 28 कहता है, क्या कहता है 28? कि किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग रिलीजन की कोई भी एजुकेशन नहीं दे सकते, ठीक है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं हम लोग नेक्स्ट फंडामेंटल राइट। राइट, राइट इसके लिए एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, ठीक है, मैं लिखता हूं एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, ठीक है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। ये आर्टिकल कौन कौन सा आता है? तो आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 29 एंड, अच्छा एक बार ट्रिक बोल दे फटाक से कि हमें जो 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं वो ट्रिक क्या क्या है? ट्रिक क्या रहता है? समान, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का शोषण होता है, और धार्मिक शिक्षा का उपचार होता है, ठीक है। इसमें हमने कहा था राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, 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 फिर एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, सॉरी रिलीजन, हाँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन, फिर एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट एंड फंडामेंटल रेमेडीज, रेमेडीज, ठीक है, फंडामेंटल रेमेडीज। ये कौन से आर्टिकल से रहता है? समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, उसके बाद ये 19 से 22, फिर ये 23, 24, और ये 25 से 28, फिर ये आएगा 29 और 30, और ये आएगा आर्टिकल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर समानता कर लिया है, स्वतंत्रता कर लिया है, शोषण कर लिया है, धार्मिक कर लिया है। अब हम चल रहे हैं शिक्षा के ऊपर, ठीक है। अब देखो इसमें आर्टिकल 29 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 29 कहता है कि हम लोग किसी भी माइनॉरिटीज, ठीक है, किसी भी माइनॉरिटीज को एजुकेशन लेने से रोक नहीं सकते, ठीक है, एजुकेशन लेने से रोक नहीं सकते, यानी वी कैन नॉट डिप्राइव टू टेक एजुकेशन, ठीक है, वी कैन नॉट डिप्राइव टू टेक एजुकेशन ऑफ अ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी याद रखना ये टर्म माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को भी डिफाइन करने के दो बेसिस दिए हुए हैं, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कांट डिप्राइव, कांट डिप्राइव, डिप्राइव मतलब उन्हें पीछे रखना या वंचित रखना, कांट डिप्राइव, डिप्राइव बाय टेकिंग एजुकेशन, एजुकेशन, कांट डिप्राइव बाय टेकिंग एजुकेशन टू माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखो इसमें दो मेजर फैक्टर आते हैं, क्या क्या? एक तो रिलीजन, और दूसरा लैंग्वेज,
लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज। इसमें कुछ और फैक्टर जोड़ा गया है, जैसे कि हम उनकी जो कल्चर होता है, कल्चर, उसके बेसिस पर भी हम उन्हें एजुकेशन लेने से रोक नहीं सकते हैं। और और उनका जो स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट अभी समझाऊंगा सर, स्क्रिप्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं लिपि। ये 4 बेसिस है, इन 4 बेसिस पर हम किसी भी इंसान को, किसी भी इंसान मतलब यहाँ हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज को क्या नहीं कर सकते, एजुकेशन लेने से हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट ये कहा गया है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पॉपुलेशन रिलीजियस बेसिस पर अगर वो 10% से कम है, ठीक है, लेस देन 10%, तो क्या कहलाएगी, माइनॉरिटी। या अगर लैंग्वेज के बेसिस पर, इसका लैंग्वेज का कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है कि इतना परसेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट अगर लैंग्वेज के बेसिस पर भी हम देखें तो वहां अगर वो भाषा बोलने वाले लोग कम है तो वो भी क्या कहलाएंगे, माइनॉरिटी। जैसे लैंग्वेज वाला मैं पहले क्लियर कर दूं, जैसे मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में अगर हम देखें तो मराठी बोलने वाले, मराठी एक क्या है, लैंग्वेज है, बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू हिंदी बोलने वाले, है ना, हिंदी बोलने वाले। तो हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषी लोग हैं वो माइनॉरिटी है। ठीक है, उसी तरीके से यूपी बिहार में अगर हम बात करें या मध्य प्रदेश में बात करें तो महाराष्ट्रियन यानी मराठी भाषी क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे, है ना। राजस्थान में अगर हम कहें तो राजस्थान में राजस्थानी तो ऐसी कोई पर्टिकुलर भाषा है नहीं, वो लोग भी हिंदी में ही कंसिडर किए जाते हैं, हिंदी होते हैं, तो वहां पर भी हम देखेंगे महाराष्ट्रियन जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे। गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में भी हिंदी बोलने वाले माइनॉरिटी हो जाएंगे, गुजराती मेजोरिटी हो जाएंगे। समझ आ रहा है क्या? हाँ, तो ऐसे ही क्या कहा जाता है कि देश में कोई भी ऐसा एरिया हो जहां पर अगर रिलीजन के बेसिस पर देखें तो रिलीजन 10% से कम यानी धर्म के बेसिस पर अगर लोग 10% से कम है तो माइनॉरिटी कहलाएंगे। जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा इमेज ले लेता हूँ इंडिया का, ये भारत का नक्शा है। यहाँ पर अगर हम नॉर्थ ईस्ट में कहें, पहले क्या था ना, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग थे वो हिंदू रिलीजन को ही फॉलो करते थे, लेकिन यहाँ पर कास्टिज्म का बहुत जो है अधिक प्रभाव चल रहा था। लोग ऊंचे हाई कास्ट लो कास्ट को बहुत ज्यादा मानते थे, तो जो लो कास्ट वाले रहते थे उनको बहुत ही क्या करते थे, टॉर्चर करते थे। तो यहाँ पर अंग्रेज आए, उन लोगों ने देखा और इसी चीज का फायदा उठाया। उन लोगों ने क्या कहा कि देखो तुम्हारे साथ बहुत ही अत्याचार होता है, तुम एक काम करो, क्रिश्चियनिटी को अपना लो। इसको अपना लो, क्रिश्चियन, ठीक है। और उन्होंने बताया कि देखो तुम्हें तुम्हारे मतलब कि साथ कोई बैठता नहीं है, उठता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, तुम आओ हमारे यहाँ, हम तुमको बढ़िया रुपया पैसा देंगे, पहनने को कपड़ा देंगे, टाई लगाओ, बेल्ट लगाओ, जूता मोजा पहन के बढ़िया टेबल पर बैठ के खाना खाओ, हम तुम्हारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। तब ये जो नॉर्थ ईस्ट के लोग थे वो धीरे 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 किस रिलीजन को फॉलो करने लगे, क्रिश्चियनिटी को। और आज के टाइम पीरियड में यहाँ नॉर्थ ईस्ट में हिंदू रिलीजन माइनॉरिटी हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हिंदू क्या हो गए, माइनॉरिटी, और क्रिश्चियनिटी ये मेजोरिटी। लेकिन अगर हम ओवरऑल भारत की बात करें तो क्या पूरे इंडिया में हिंदू माइनॉरिटी है? नहीं, ओवरऑल भारत में हिंदू मेजोरिटी में है। और वैसे ही ओवरऑल अगर इंडिया में हम मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम किस में आ जाएंगे, मुस्लिम माइनॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी में। हालांकि माइनॉरिटी में और भी रिलीजन आ जाएंगे, जैसे जैन धर्म वाले माइनॉरिटी में आ जाएंगे, पारसी माइनॉरिटी में आ जाएंगे, बुद्ध वाले माइनॉरिटी में आ जाएंगे। समझ आ रहा है क्या?
सिखिज्म वाले भी माइनॉरिटी में आ जाएंगे, क्योंकि पूरे भारत में तो सिखिज्म है नहीं, बस यही कुछ ही स्टेट है, पंजाब हरियाणा के आसपास वाला एरिया में। ठीक है, तो हमारी क्योंकि जो डिस्प्यूट रहता है मेजरली वो हिंदू और मुसलमान को ही लेकर के चलते रहता है, इसलिए हम जो दूसरे रिलीजन है उनकी कोई ज्यादा बात नहीं करता है। क्योंकि पारसी ये लोग, कहीं हमें ये देखने को नहीं मिलता है कि किसी पारसी ने किसी का गला काट दिया, या किसी बुद्धिज्म वाले ने किसी को चाकू मार दिया, कहीं पर दंगे हो गए हैं, कोई जैनिज्म वाला है, वो लोगों जैनिज्म के जो लोग थे उन लोगों ने मिलकर के किसी मुस्लिम या किसी हिंदू को मार दिया। ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। कहीं पर भी कोई कांड होता है तो दो ही रिलीजन इन्वॉल्व होती है, या तो हिंदू रहेगा या तो मुस्लिम रहेगा। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई बात होती है माइनॉरिटी की या किसी भी चीज को लेकर के, उसमें हिंदू और मुस्लिम ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला माइनॉरिटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? तो आर्टिकल 29 हम समझते हैं क्या कहता है कि हम किसी भी इंसान को अगर वो माइनॉरिटी है तो उसके रिलीजन के बेसिस पर हम उसे पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं, उसके लैंग्वेज के बेसिस पर हम उसे पढ़ने से नहीं रोक सकते, उसके कल्चर के बेसिस पर हम उसे पढ़ने से नहीं रोक सकते, और उसके स्क्रिप्ट के बेसिस पर हम उसे पढ़ने से नहीं रोक सकते। स्क्रिप्ट वाला समझा देता हूँ, फिर उसके बाद ऊपर वाला समझाता हूँ। स्क्रिप्ट मतलब हम लोग लिखते कैसे हैं। जैसे देवनागरी जो लिपि है, देवनागरी, ठीक है, इसमें हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, है ना। हाँ, चाहे इंग्लिश हो जाए, चाहे हिंदी हो जाए, संस्कृत हो जाए, हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। लेकिन वही अगर खरोष्टी लिपि है जो उर्दू लिखता है, उर्दू वो राइट टू लेफ्ट लिखता है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो क्या अगर कोई इंसान अपनी किताब लिख रहा है, नोट्स बना रहा है, और वो अगर राइट टू लेफ्ट लिख रहा हो, तुम्हारे स्कूल में पढ़ रहा है और वो राइट टू लेफ्ट लिख रहा हो, तो क्या हम उसे कह सकते हैं कि तुम जो है राइट टू लेफ्ट लिखते हो, हम तुम्हें अपने स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे? कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। ठीक है, अब समझते हैं ये रिलीजन वाला मैटर। क्या किसी इंसान को हम चंदन लगा करके अगर देखे, हमारे कॉलेज में आया हुआ है चंदन लगा करके या गेरुआ वस्त्र पहन करके, तो हम उसे कहेंगे कि तुम इस कॉलेज में मत पढ़ो, जो कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है? हम नहीं कह सकते। कोई जो है ये हिजाब पहन के आया हुआ है तो भी उसे मना नहीं कर सकते। कोई पारसी है टोपी पहन के आया हुआ है तो भी, मतलब पारसी नहीं, क्रिश्चियन है, टोपी पहन के आया हुआ है तो उसे हम मना नहीं कर सकते। सिख है, चाहे वो अपना पगड़ी बांध के आए, खोल के आए, जैसे आना है उसको आए, हम उसे मना नहीं कर सकते। पारसी लोग हैं, देखो, मुस्लिम भी टोपी पहनते हैं, क्रिश्चियन भी टोपी पहनते हैं, पारसी भी टोपी पहनते हैं, बस उनकी टोपियों में अलग अलग थोड़ा सा फर्क होता है डिजाइन का। ठीक है, या तो इनको भी हम मना नहीं कर सकते। या कोई बुद्ध वाला है, वो ऐसे साल ओढ़ कर आए, मुंडी अपना पूरा ऐसे बाल मुंडवा करके आए, तो हम उन्हें मना नहीं कर सकते कि तुम हमारे कॉलेज में या हमारे स्कूल में पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ दो चीजें हम कह रहे हैं, एक है स्कूल और एक है कॉलेज। देखो, स्कूल बेसिकली 10th लेवल तक होता है ना, 10th तक हम लोग स्कूलिंग होती है। और यहाँ पर जो कोई एक पर्सन होता है, एक बच्चा होता है, उसके अंदर ये भावना भरी जाती है कि कोई भी इंसान छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। इसीलिए स्कूलों में हमें यूनिफॉर्म देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? यूनिफॉर्म। यूनि का मतलब एक, फॉर्म मतलब समान, एक ही समान के लोग रहे। अगर स्कूलों में ये कह दिया जाए कि जिसको जो पहन के आना है, तब वहां पर अमीरी और गरीबी का भेदभाव दिखने लगेगा। और बच्चा 10 साल तक स्कूल में रहता है, जब से, ठीक है, 10वीं तक रहेगा, कम से कम 10 साल तो उसको पढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो 10 साल तक अगर वो वही कल्चर देख आ रहा है कि मैं तो फटे पुराने कपड़े पहन के आ रहा हूँ, और लोग हैं वो लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे अच्छे जूते पहन के आ रहे हैं, तो उसके अंदर एक मेंटेलिटी क्रिएट हो जाएगी। या देखेगा कि कोई टोपी पहन के आ रहा है, कोई मुंह बांध के आ रहा है, तो उसके अंदर स्कूल सेक्शन से ही अलग रिलीजन को लेकर के एक अलग धारणा बन जाएगी, है ना। जब हम छोटे रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, तो हमें इसका कोई आइडिया ही नहीं रहता कि कौन हिंदू मुसलमान है। सबके टिफिन से खाना खाना, सबके बोतल से पानी पी लेना, कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? जब हम बड़े होते हैं और धीरे धीरे कॉलेज में एंट्री लेते हैं, वहां पहली बार समझ में आता है, अच्छा ये ऐसा कपड़ा पहना है, ये हिंदू है, ये काला कलर का पहना है,
मुंह बांध लिया है मुसलमान है, इसने पगड़ी पहना है ये सिख है। और वहीं से धीरे 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 जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जबकि हमारी विचारधारा क्या होनी चाहिए, लिबरल होनी चाहिए और ओपन होनी चाहिए कि नहीं ये 10 साल तक तो हमने कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया, कोई चमार नहीं, कोई छोटी जात का नहीं, कोई सिंह नहीं, कोई वर्मा नहीं, सब एक ही बराबर के थे। लेकिन अभी अचानक से क्या हो गया हमें कि हमें डिस्टिंग्विश करने लग रहे हैं कि ये तो मराठी है, ये तो भैया है, ये तो बिहारी है कि नहीं। तो स्कूल लेवल तक जो हमारी वैदिक काल का अगर टाइम पीरियड देखा जाए या कोई भी सिस्टम उठाकर देखा जाए, तो उस टाइम पर भी जो गुरुकुल हुआ करता था वहां पर सब एक ही तरीके के कपड़े पहनते थे स्कूल लेवल तक। क्यों? किसी चीज को हटाया जा सके, उनके अंदर की ये मेंटेलिटी को खत्म किया जा सके ताकि एक बेहतर समाज बन सके। समझा? तो पहली चीज हमने क्या देखा कि भाई हम किसी को उसके रिलीजन के नाम पर शिक्षा लेने से रोक नहीं सकते हैं। ठीक है। अब देखो एक केस हुआ था ये कर्नाटका वाले में कि भाई यहाँ पर जो लड़के थे उनका कहना था कि ये जो लड़कियां हैं ये लोग नकाब पहन के आती हैं तो ये अपने रिलीजन को क्या करती हैं, उनका प्रचार कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं। ठीक है, रिलीजन को प्रमोट कर रही हैं। तो हम भी हिंदू है, इसके लिए हम क्या पहन के आएंगे, गेरुआ कलर का गमछा पहन के आएंगे ताकि हम भी हिंदुइज्म को प्रमोट करें। ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज सिचुएशन लागू होती है। अगर ये एक स्कूल था तो यहाँ के अथॉरिटी को ये चीजें मना करनी चाहिए थी, है ना, कि भाई यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में हमें एकता दिखानी है। यहाँ पर कौन मुंह ढककर आएगा या कौन पगड़ी बांध के आएगा ये नहीं होना चाहिए था। अगर तुम कॉलेज में जा रहे हो वहां पर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल लेवल पर इस चीज को स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। ठीक है, एक ही चीज। दूसरी चीज, अगर ये हुआ भी, मान लो कि कुछ लड़कियां हैं वो अगर हिजाब पहन के आ रही हैं, तो इसके पीछे जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो क्या हो सकती थी, हो सकता है ये जो स्कूल जहाँ जिस एरिया में रहा होगा वहां पर मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटीज में रही होगी, है ना, माइनॉरिटीज में रही होगी। तो एक माइनॉरिटी होने के बेसिस पर भी ये अपना रिलीजन का जो भी कल्चर है उसे फॉलो कर सकती है। लेकिन फिर वही बात, क्योंकि ये स्कूल है, तुम यहाँ पर अपने कल्चर को घर तक ही रखो। समझा? क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें अपना कल्चर फॉलो करना है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगेन तुम्हें एक फ्रीडम देता है। वो आर्टिकल 30 में कहता है कि जब किसी इंसान को ये लगने लगे कि मुझे इतने लोगों के बीच में बैठ करके पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो वो पर्टिकुलर इंसान या वो पर्टिकुलर कम्युनिटी अपना खुद का क्या खोल सकती है, स्कूल या कॉलेज ओपन कर सकती है। समझा? अगर जैसे कि ये जो गर्ल्स थी, इनको अगर ये लग रहा था कि भाई हमें इस स्कूल में इस तरीके से ये नकाब पहन करके हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, ये इनके पास क्या ऑप्शन है कि ऐसे स्कूल में जाए जहां पर मुस्लिम जो माइनॉरिटीज हैं उनको पढ़ाया जाता है, मतलब वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरीके से किसी को रोकता नहीं है। बट ये जो मेंटलिटी, इतना बवाल हुआ इसके पीछे, इतना बवाल क्यों हुआ, यहाँ पर लोग पत्थरबाजी करने लगे, नारेबाजी करने लगे, फिर हिजाब को बैन कर दिया गया कुछ टाइम पीरियड के लिए। इसके पीछे यही वजह है कि ये जो लोगों के पास बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, बेसिक, भाई ये स्कूल का क्या सिस्टम है, कॉलेज का क्या सिस्टम है, हमारे खुद के राइट्स क्या है, इन्हें कुछ आइडिया नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो टर्मिनोलॉजी की नॉलेज नहीं है इनके पास। और जो अथॉरिटी होती है वो अथॉरिटी भी इस चीज को समझाने में जो है विफल हो जाती है, नाकाम हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये दंगे बढ़ जाते हैं। नहीं तो ये जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, इनको अगर ये बात, अगर वहां उनके स्कूल में क्वालिटी पढ़ाई जाती होगी तो जाहिर सी बात है क्वालिटी में फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए जाते होंगे। तो उस चीज को अगर समझाया जाए तो ये इतने अनपढ़ तो नहीं रहेंगे कि वो चीज नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें क्लियर हुई। पहली, आर्टिकल 29 क्या कहता है कि हम किसी के रिलीजन के बेसिस पर उसे
शिक्षा लेने से रोक नहीं सकते। लेकिन ये रिलीजन कहाँ, स्कूल के बाद लागू करो, स्कूल में लागू मत करो, क्योंकि हमें स्कूल लेवल तक क्या करना है, लोगों की मेंटेलिटी को एक इक्वल लेवल पर बिल्ड करनी है, ताकि लोगों में भेदभाव करने की भावना न रह जाए। ठीक है, ओके। अब देखो, जैसे मैं इसके आगे आता हूँ कि आर्टिकल 30 क्या कहता है। आर्टिकल 30 कहता है कि जब मैंने 29 में कह दिया कि भाई हम किसी को उसके रिलीजन के बेसिस पर या उसके कल्चर के बेसिस पर रोक नहीं सकते पढ़ने से, तो कोई अगर पर्टिकुलर मान लो कॉलेज है, ठीक है, पर्टिकुलर कॉलेज में ले लेता हूँ, मान लो ये कोई कॉलेज है, ठीक है, ये कोई कॉलेज है। इस कॉलेज में अगर कोई जैन धर्म वाला, जैनिज्म का कोई बंदा है, और जैनिज्म में भी दो भाग, श्वेतांबर और दिगंबर, और कोई दिगंबर आ रहा है, दिगंबर, क्या दिगंबर कपड़े पहनते हैं? दिगंबर कपड़े नहीं पहनते, श्वेतांबर सफेद कलर के एक धोती पहनते हैं, ठीक है। तो दिगंबर अगर कोई पढ़ने आ रहा है, तो क्या हम उसे रोक सकते हैं कि नहीं नहीं तुम दिगंबर हो, पढ़ने नहीं आ सकते तुम मेरे कॉलेज में? नहीं रोक सकते, क्योंकि वो जैनिज्म को फॉलो करता है, उसका ट्रेडिशन है, वो कपड़े नहीं पहनेगा, तो हम उसे कुछ नहीं कर सकते। हमें उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी, उसका जो क्लास चले वो लोगों से सेपरेट हो, मतलब कि क्योंकि वो लोगों के बीच में बैठेगा, उसे खुद को ऑकवर्ड लगेगा, है ना, लोग उसे घूरेंगे, है कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमारा संविधान आर्टिकल 30 देता है और कहता है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने खुद के इंस्टीट्यूशन को ओपन कर सकते हैं। माइनॉरिटीज कैन ओपन देयर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, माइनॉरिटीज कैन ओपन देयर इंस्टीट्यूशन। समझ में आया क्या? तो जब भी, जैसे हमने ऐसे कई स्कूल कॉलेजेस देखे हुए हैं, जैसे कि हम बात करते हैं बीएचयू, नाम क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वो मोस्टली हिंदुओं के लिए है, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है हमारे इस आर्टिकल में कि यहाँ पढ़ने वाला सिर्फ हिंदू ही होगा या पढ़ाने वाला सिर्फ हिंदू ही होगा, ऐसा नहीं कहा है। हम अपनी इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए अपना स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, लेकिन उसमें हम ये नहीं कह सकते कि अगर AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमान ही पढ़ेंगे, ऐसा हम कतई नहीं कर सकते हैं। समझा है क्या? मेजोरिटी मुसलमान पढ़ेंगे, तुम मुसलमान जो स्टूडेंट है उनको कोई प्रायोरिटी देना है दे सकते हो, उनको जैसे फीस कम रखना है रख सकते हो, टीचर्स तुम्हें मुस्लिम ही रखने हैं तुम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें मुस्लिम से रिलेटेड जो लैंग्वेजेस है, उर्दू है, फारसी है, उनको ज्यादा प्रेफरेंस देना है दे सकते हो, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि कोई हिंदू, कोई सिख या कोई पारसी हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता है। समझ में आया क्या? हाँ, तो इसी बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो जो मुस्लिमों को पढ़ने के लिए रहता है, पहले बचपन में उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें मदरसा कहते हैं, मदरसा। मदरसा में जैसे हमारा हिंदू में देखे तो LKG UKG प्राइमरी रहता है ना, प्राइमरी, तो वैसे ही जो मुस्लिम लोगों का स्कूल होता है छोटे लेवल पर, उसे हम मदरसा कहते हैं। वहां पर लोग ऐसे ही जमीन पर बैठ करके और इस पर किताब रख करके सारा का सारा जो पढ़ाई रहता है वो पढ़ाई करते हैं। उर्दू और अरबी की ही पढ़ाई ज्यादा वहां पर करवाई जाती है। यहाँ मदरसा में साइंस वाइंस नहीं पढ़ाया जाता है, या आर्ट कल्चर ये सब के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, वहां पर सिर्फ इस्लामिक जो स्टडी है वही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मदरसा एक तरीके का क्या है, एक उनका खुद का इंस्टीट्यूशन हो गया। फिर अगर हम देश में देखते हैं, भारत में, तो भारत में जितने भी स्कूल है ना, वो स्कूलों को, चाहे वो ICSE हो, CBSE हो, IGSE हो, वो सारे के सारे क्रिश्चियन स्कूल है, सारे के सारे क्रिश्चियन है ना, सेंट जोसेफ, सेंट मैरी, सब ऐसे ही, क्योंकि इनको पता था, जो भी क्रिश्चियन वाले थे इनको आइडिया था कि भाई अगर
भारत में एजुकेशन को लेकर के अगर हम बिजनेस बना देना तो बहुत पैसा है, ठीक है। तो आज एजुकेशन क्या बन चुका है, एक तरीके का बिजनेस बन चुका है पूरी तरीके से, ठीक है। वैसे ही जो पंजाबी होते हैं उनके लिए खालसा कॉलेज हमें देखने को मिलता है। वहां पर हमें मैक्सिमम कौन से स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, वहाँ पंजाबी ही देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या खालसा कॉलेज ऐसा कह सकता है कि यहाँ पर सिर्फ पंजाबी पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है। उसी तरीके से चाहे बीएचयू हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तुम मुस्लिम स्टूडेंट्स को जितना छूट देना है दे सकते हो, ठीक है। तुम्हें टीचर रखना है रख सकते हो, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पर कोई किसी दूसरे रिलीजन के लोग यहाँ पर आकर के पढ़ेंगे नहीं। समझ आ रहा है क्या? ना क्लियर है? तो आर्टिकल 29 और 30 ये क्लियर हुआ जी। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 31 पे, ठीक है। आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 क्या कहता है? आर्टिकल 31 ये कहता है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये पहले ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन बाद में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई 1978 में 44th अमेंडमेंट किया गया और इसे आर्टिकल 31 से हटा करके 300 ए में डाल दिया गया और वो फंडामेंटल राइट की जगह अब एक लीगल राइट बन गया, ठीक है। तो क्या अभी भी ये आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट में है? नहीं। देखो हमने एक प्रॉपर्टी 19 के एफ में भी देखा था, है ना, 19 ए बी सी डी ई एफ में देखा था। वहां पर कौन सी प्रॉपर्टी थी? ऐसी प्रॉपर्टी जो हम खुद खरीदते हैं, ओन करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात करी गई है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी, यानी जो वंशानुगत हो, वंशानुगत हो, पैतृक हो, है ना, पैतृक हो। ऐसी प्रॉपर्टी की बात करी गई है कि अगर पहले क्या होता था कि जैसे मान लो किसी का जमीन आ जा, मतलब मकान है या किसी का खेत है, ठीक है, किसी का खेत है और उनके दादा परदादा का खेत है, धीरे धीरे वो उनको ट्रांसफर होते गया उनके, जैसे मान ले कि मेरे दद्दू का कोई खेत रहा हो, वो ट्रांसफर हुआ पापा को, पापा का जो खेत वो ट्रांसफर हो जाएगा मुझे, ठीक है, मेरा खेत मेरे बेटे को, धीरे धीरे ट्रांसफर होते जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? हेरिडेटरी प्रॉपर्टी या पैतृक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर यहाँ से कोई गवर्नमेंट का क्या निकलता था, स्कीम निकलता था कि यहाँ से हमें रोड बनाना है, तो लोग क्या करते थे, ये इस जमीन को देते नहीं थे, कहते थे कि हमारे दद्दू की निशानी है, ठीक है, तुम अपना रोड ऐसे घुमा लो, है ये घुमा लो। तो गवर्नमेंट को क्या होता था, बहुत प्रॉब्लम होता था और इसको लेकर के गवर्नमेंट छीन भी नहीं सकती थी क्योंकि ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, है ना। इसीलिए 1978 में इसे क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। और भूमि जो अधिग्रहण एक्ट आया था, लैंड रिफॉर्म जब आया, तो उसमें ये बात कही गई कि जो भी इंसान होगा, ठीक है, जैसे ये कोई जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन का टुकड़ा है, अब ये जमीन को जब सरकार अक्वायर करेगी, ठीक है, सरकार क्या करेगी, अक्वायर करेगी, यानी सरकार लेगी तुमसे, तुमसे लेगी तो पैसा कितना देगी? तो देखो सरकार के पास ना हर जमीन का एक फिक्स्ड वैल्यू वो लोग डिसाइड करके रखते हैं कि अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो कितने में बिकेगा, उसकी एक वैल्यू रहेगी। अगर कोई जमीन ऐसी है जो रोड के किनारे है, उसका कोई वैल्यू अलग रहेगा, ठीक है। ये सारा का सारा कहाँ मिल जाता है, जो इनका ये लैंड डिपार्टमेंट रहता ना, जहां पर सारा लेखा जोखा होता है कि भाई ये गांव है, ये गांव में किसकी कौन सी जमीन है, वहां पर जाकर के लोग अपना खतौनी वगैरह निकालते हैं कि ये जमीन है किसके नाम पर रही होगी। अगर कोई खरीद रहा है तो पहले वहां से नाम कटवाएगा, जिसका जमीन है पुराना अपना नाम चढ़वाएगा, बहुत सारा प्रोसेस इसमें करना पड़ता है। समझा रहा है क्या? तो जब देखो एक होता है कि मार्केट में इस जमीन की क्या प्राइस चल रही है, मार्केट प्राइस,
अगर मान लो कि एक ये 1 हेक्टेयर अगर जमीन है, 100 बाई 100 का जमीन है, मैं एस्टिमेट पकड़ के चला कि 100 बाई 100 का कोई जमीन है और उसका मार्केट प्राइस अगर 10 लाख रुपए चल रहा है, 10 लाख, तो गवर्नमेंट का जो प्राइस होगा ना वो इसका आधा कर दो, लगभग वो 5 लाख रहेगा, 5 लाख। यानी अगर गवर्नमेंट तुमसे लैंड लेगी तो तुम्हें गवर्नमेंट कितना देगी? 5 लाख। ठीक है, तुम्हें बेचना है, तुम कम से कम 5 लाख तक का बेच सकते हो। 5 लाख के ऊपर तुम्हें जितने का बेचना है बेचो, लेकिन 5 लाख से तुम नीचे की इसकी रजिस्ट्री नहीं दिखा सकते हो। रजिस्ट्री, अब ये रजिस्ट्री वर्ड क्यों मैंने यूज किया? क्योंकि जब जमीन लिखाने जाते हैं 5 लाख किसे मतलब ना, अगर गवर्नमेंट हमसे जमीन छीनेगी तो गवर्नमेंट हमें 5 लाख देगी ना। अगर गवर्नमेंट हमसे छीनेगी तो गवर्नमेंट हमें 5 लाख देगी। अगर हम जमीन बेच रहे हैं, मान लो हम 10 लाख का बेच रहे हैं, तो हमारे पास 10 लाख आएगा। लेकिन गवर्नमेंट, अब समझाता हूँ पहले, लोग क्या करते हैं, देख गवर्नमेंट कहता है ना कि तुम अगर जो रजिस्ट्री करवाओगे जमीन का, उसका मैं 10% लूंगा। रजिस्ट्री करवाओगे तो उसका मैं कितना लूंगा? 10%। यानी अगर तूने कोई जमीन है 1 लाख रुपए में खरीदा, 1 लाख रुपए में, तो तू लिखवाने जाएगी, कागज पत्तर बनवाएगी, तो गवर्नमेंट कहेगा कि कितने का खरीदे? 1 लाख का। 1 लाख का 10%, 10,000, यानी 10,000 रुपए तुम मुझे दो। समझा है क्या? गवर्नमेंट क्या कहेगी? हाँ रजिस्ट्री फी हो गई, हाँ रजिस्ट्री फी 10,000 रुपए हमें दो। इसी तरीके से अगर जब जमीन का भाव बहुत ज्यादा रहता है, जैसे मान लो कि 1 करोड़ की जमीन है, ठीक है, 1 करोड़ की जमीन है, तो 1 करोड़ की जमीन पर गवर्नमेंट कितना ले लेगी? 10 लाख रुपए। ठीक है, 10% 10 लाख रुपए ले लेगी। तो लोग क्या करते थे, 1 करोड़ की जमीन में ना, 1 करोड़ की जमीन जब रहती थी तो रजिस्ट्री 1 करोड़ का नहीं कराते थे। जैसे कि मान ले पर्सन है कोई और ये पर्सन है कोई, ठीक है, इसने, ए ने बी को जमीन बेचा 1 करोड़ में, ठीक है, 1 करोड़ में। ए ने बी को जमीन बेचा 1 करोड़ में, तो बी ए को 1 करोड़ देगा, ठीक है। तो इसे रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी कि भाई तुमने वो जमीन खरीद लिया ऐसे, बरोबर। तो रजिस्ट्री जब अगर 1 करोड़ का करवाएगा तो उसे गवर्नमेंट को अलग से 10 लाख रुपया देना पड़ेगा, यानी इसका गया 1 करोड़ 10 लाख रुपए। बी का 1 करोड़ 10 लाख रुपए चले गए। तो बी क्या कहेगा ए को कि एक काम करो, मैं ना तुम्हें जो है 40,000 कैश दे देता हूं, और जब जमीन की रजिस्ट्री करवाऊंगा तो मैं उसे 60 लाख की ही रजिस्ट्री करवाऊंगा मैं, ठीक है। जमीन की रजिस्ट्री में करवाऊंगा तो कितने का करवाऊंगा? 60 लाख का। और यहाँ पर जो मैं 40,000 लिखा हूँ, यहाँ पे 40 लाख मैं तुम्हें कैश दे देता हूँ, 40 लाख तुम्हें कैश दे देता हूँ। तुम गवर्नमेंट को ये मत बताओ कि तुमने मुझे 1 करोड़ का बेचा है। तो जब वो 60 लाख की रजिस्ट्री करवाएगा तो 60 लाख का 10% गवर्नमेंट को देगा, है ना, 6 लाख रुपया। अब यहाँ पे 6 लाख रुपया, ठीक है, तो भी जो पहले वो 10 लाख दे रहा था, अब उसे 6 लाख ही देना पड़ रहा है। उसने 4 लाख बचाए कि नहीं बचाए? तो इसी तरीके से लोग क्या करते थे, अपना ये टैक्स चुरा लेते थे। तो गवर्नमेंट ने, अब अगर कोई ये कह दे कि ये जो 1 करोड़ था, 1 करोड़ में 80 लाख क्या कर दे, किसी पर्सन को डायरेक्टली दे दे 80 लाख रुपए, और लिखवाए कि मैंने 2 ही लाख का जमीन खरीदा। तो बता, 2 लाख का 10%, 20,000 रुपया, यानी जहां उसका 10 लाख जा रहा था अब 20,000 जाएगा एक्स्ट्रा। तो गवर्नमेंट ने कहा, तुम लोग बहुत चालाक बनते हो, आता हूं भी। गवर्नमेंट ने हर हर फील्ड का एक वैल्यूएशन कर दिया, वैल्यूएशन, ठीक है, यानी एक मूल्य फिक्स कर दिया है कि अगर ये मान लो 1 करोड़ की जमीन, इसकी मार्केट प्राइस 1 करोड़ है, तो गवर्नमेंट ने इसका वैल्यूएशन किया होगा कि ये कम से कम अगर बिकेगा तो 50 लाख का बिकेगा, कम से कम। यानी तुम्हें रजिस्ट्री अगर करवानी होगी ना, तो कम से कम कितने का करवाओगे? 50 लाख का। मैंने क्या क्या समझ में आया क्या?
ये जमीन है, जमीन का मार्केट वैल्यू चल रहा है 1 करोड़ रुपया, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका जो वैल्यूएशन रखा है यानी मूल्य लगाया है वो 50 लाख लगाया है, 50 लाख, ठीक है। यानी अगर कोई पर्सन इस जमीन को खरीदेगा तो उसे कम से कम कितने में खरीदना होगा? 50 लाख में। अधिक से अधिक वो जितने में खरीद सकता है खरीदे, लेकिन वो जब रजिस्ट्री में दिखाएगा तो कम से कम वो 50 लाख की रजिस्ट्री करवाएगा, और 50 लाख की जब रजिस्ट्री करवाएगा तो गवर्नमेंट को 10% के हिसाब से वो कम से कम 5 लाख रुपया देगा, ठीक। क्या कोई पर्सन ये कह सकता है ये जमीन मैं 2 लाख में लिखवाया हूं जिसका वैल्यूएशन 50 लाख है? नहीं कह सकता। अगर उसने ऐसा कह दिया तब तो जैसे ही जब तुम रजिस्ट्री वगैरह करवाते हो तो चेक करने के लिए आते हैं अधिकारी, वो लोग देखेंगे इस जमीन की वैल्यूएशन तो 50 लाख थी, तो तुम 2 लाख रुपए में कैसे लिखवा लिए? तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन था कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और जो पैसा तुमने भरा था वो भी डूब जाएगा, मतलब रजिस्ट्री के लिए, ठीक है। यानी तुम्हें फिर से क्या करवाना होगा? रजिस्ट्री करवानी होगी वापस से। समझ में आया क्या? तो ऐसे गवर्नमेंट कुछ पैसे चोरी होने से बचा लेती है। और गवर्नमेंट को भी फायदा क्या है कि अगर ये जमीन कभी गवर्नमेंट अपने लिए अक्वायर कर रही है तो गवर्नमेंट तुम्हें कितना देगी? 50 लाख रुपया। हाँ तो जिसका जिसका प्रॉपर्टी उसका लॉस तो होता ही है। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट, मतलब पहले की केस बता रहा हूँ, पहले गवर्नमेंट जो वैल्यूएशन होता था उतने पर ही दे देती थी तो लोगों को लॉस होने लगता था, तो लोग जमीन अपना जल्दी देते नहीं थे, और फिर ये फंडामेंटल से हट करके लीगल बन गया तो जबरदस्ती कर लेती थी गवर्नमेंट, तो लोग बहुत सारा इसके लिए प्रोटेस्ट किए। तब गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम लोग वैल्यूएशन से ना 1-2 गुना 2-2.5 गुना ज्यादा पैसा दे देंगे जो तुम्हारे मार्केट प्राइस के लेवल तक आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तब जो कि लोग जाकर के एग्री हो, बोले हाँ ठीक है, कम से कम अगर कोई जमीन है वो 1 करोड़ उसका मार्केट प्राइस चल रहा है तो मुझे कम से कम तुम 80-90 लाख दो, तब तो ठीक है। हाँ, तब जो है गवर्नमेंट एग्री हुई और लोग एग्री हुए। ये प्रॉपर्टी राइट समझ में आया? प्रॉपर्टी राइट पहले क्या हुआ करता था? एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था और बाद में उसे क्या बना दिया गया? लीगल राइट। अच्छा, तू बता सकती है किस टाइप के जमीन की वैल्यूएशन ज्यादा होती होगी? क्या कोई खेत वाली जमीन है उसका वैल्यूएशन ज्यादा रहेगा, मूल्य ज्यादा रहेगा, या कोई ऐसे हाईवे के आसपास वाली जमीन है उसका वैल्यूएशन ज्यादा रहेगा? और खेत वाली की वैल्यूएशन बहुत कम रहती है। खेत वाले जमीन की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, ज्यादा वैल्यू होती है जो हाईवे के किनारे जमीन होता है, ठीक है। हाँ, तो तू अगर प्लॉट लेने जाएगी कभी तो देखेगी, अगर वहां से हाईवे गुजरा है या रोड गुजरा है वहां का प्राइस बहुत अधिक रहेगा, ठीक है। और कोई खेत वेत लेने जाएगी तो वो सस्ते में मिल जाएगा तुझे। तो हाँ, वही चीज। तो ऐसे ना जमीन का जो प्राइस है वो कभी कभी बहुत हाइक हो सकता है और कभी कभी बहुत गिर भी सकता है। जैसे मान लो कोई खेत है, ठीक है, और इसी खेत से कोई प्रोजेक्ट निकल गया कि यहाँ से हाईवे निकल जाए, तो इस हाईवे के आसपास जितने भी खेत रहेंगे उनका प्राइस 10 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाल दिया कि इसी जगह से अब यहाँ बनेगा शमशान घाट। क्या बनेगा? बता, यहाँ की जमीन की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगा। कौन आएगा उस शमशान घाट के किनारे जमीन लेने? जब डिमांड खत्म हो जाएगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। ना क्लियर हुआ? ये आर्टिकल क्लियर हुए कौन कौन से? 29, 30, 31, ठीक है।
29, 30, 31। अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।